जुल्मी बहू और बूढ़े ससुर का कूलर। ओ बाबूजी, हाथ का पंखा लेकर बैठ जाया करो, ये बिजली वाला पंखा मत चलाया करो, बिजली का बिल आसमान चढ़ रहा है। ऐसे ही अगर आप बिजली का पंखा चलाते रहेंगे तो बिल कौन भरेगा? आप तो कुछ कमाते नहीं हैं, सारा बिल मेरे पति हेमंत को ही भरना पड़ता है। बेचारे हेमंत कितनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं और आप उन सारे पैसों को ऐसे ही बर्बाद करना चाहते हैं। मनोहर जी यह सुनकर मायूस हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हेमंत की पत्नी का नाम जानवी था। वह खुद तो सारे दिन कूलर के आगे बैठी रहती थी, परंतु अपने ससुर को पंखा भी नहीं चलाने देती। महीने के अंत में जब बिजली का बिल आता तो वह हेमंत के सामने सारा नाम अपने ससुर मनोहर पर लगा देती, जिससे हेमंत भी अपने पिता से नाराज हो जाता था और उनसे तेज आवाज में बोलता है कि बाबूजी, आप सारा दिन घर में बैठे रहते हैं इन कूलर पंखों के आगे, मेरी आधी सैलरी तो बिजली का बिल देने में ही चली जाती है। आप थोड़ी गर्मी भी नहीं झेल सकते? थोड़ा एहसान करें हम पर, इन कूलर पंखों को इतना ना चलाएं। अपने बेटे को ऐसे बात करते देख मनोहर जी को बहुत दुख होता है। वह बिना कुछ बोले वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। निराश होकर अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हैं। तुम्हें याद है हेमंत की माँ, जब हेमंत हुआ था तब हमारी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। हमें ज्यादा बड़ा खर्चा करने से पहले कितना सोचना पड़ता था, लेकिन जब हेमंत हुआ तब हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी हर खुशी का ख्याल रखा। तब हमारे पास बस एक ही बिजली वाला पंखा था, जिसका चलना न चलना बराबर था, क्योंकि वह बहुत पुराना हो गया था। उससे ज़्यादा हवा भी नहीं आती थी। हेमंत को परेशानी ना हो, इसलिए हमने कई महीनों तक अपने खर्चों में कटौती कर करके एक नया पंखा ले लिया। हमने कई महीनों तक इतनी परेशानी सही बस हेमंत के लिए, ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आज उसे मेरे ही पंखा चलाने से दिक्कत है। आजकल तो गर्मी भी कितनी बढ़ गई है कि बिना पंखे के बैठा ही नहीं जाता। मैं तो फिर भी पंखा ही चलाता हूँ। बहू तो सारा दिन कूलर के आगे बैठी रहती है, उससे तो हेमंत कुछ नहीं कहता। हाँ, शायद वो पत्नी है और मैं पिता हूँ, इसलिए वो ऐसे ही अपनी पत्नी की तस्वीर से बात करते करते सो जाते हैं। अगले दिन वह उठते हैं और बिना किसी को बताए बैंक चले जाते हैं। वहाँ अपने जीवन की जमा पूंजी के आंकड़े देखते हैं और ज़्यादा खुश नहीं होते। अब उन्होंने ठान लिया था अपनी बहू जानवी और अपने बेटे हेमंत को उनकी गलती का एहसास कराकर रहेंगे। मगर सवाल यह उठता है कि 55 साल का बूढ़ा व्यक्ति ऐसा क्या कर सकता है जिससे उसके घर एवं समाज में उसकी इज्जत बढ़ जाए। वह एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और सोचने लगे। कई घंटे बीत गए, परंतु उन्हें कुछ नहीं सूझा। वह निराश हो जाते हैं और इस जलती दोपहर में आसमान की तरफ देखकर कहते हैं, हे ईश्वर, मेरी सहायता करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। थोड़ी देर पश्चात एक हवा का झोंका आता है। वह इस भीषण गर्मी में भी इतना शीतल होता है कि मानो ईश्वर ने उनकी पुकार सुन ली हो। तभी वहाँ मनोहर जी के बचपन के मित्र श्यामलाल जी आ जाते हैं। वह कई साल बाद शहर आए होते हैं, परंतु वह मनोहर जी को देखते ही पहचान लेते हैं और कहते हैं, और भाई, कितने दिनों बाद मिला है, पहचाना तूने? मनोहर जी पहले सोच में पड़ जाते हैं, फिर उन्हें याद आता है और कहते हैं, अरे श्यामलाल, तू? यार, बहुत दिनों बाद तुझे देखा तो थोड़ा पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं, श्यामलाल जी बोले। और बता, कैसे बैठा हुआ है यहाँ? कुछ नहीं, बस यूं ही बैठ गया था, मनोहर जी बोले। तेरे चेहरे से साफ पता चलता है तू कुछ छुपा रहा है। मैं तो तेरे बचपन का दोस्त हूँ, मुझे तो तू बता ही सकता है। शायद तेरी समस्या का हल मेरे पास हो। मनोहर जी श्यामलाल जी को सब बता देते हैं कि उनकी बहू व बेटे उनके साथ कैसा पेश आते हैं और वह उन दोनों को सबक सिखाना चाहते हैं। जो तेरे साथ हो रहा है वह सही नहीं है, पर शायद इसमें मैं थोड़ी मदद कर सकता हूँ। तेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या? श्यामलाल जी बोले। हाँ, पड़े तो हैं, मगर थोड़े से ही हैं, मनोहर जी ने उत्तर दिया। फिर श्यामलाल जी बोले, बहुत हैं, थोड़े मैं मिला दूंगा। और यह जो समस्या बिजली की वजह से शुरू हुई है, हम बिजली के सामान की दुकान शुरू कर लेंगे। किसी को कुछ मत बताना। बराबर के शहर में मेरी एक दुकान बाजार के इलाके में खाली पड़ी है। अरे नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तू इतने दिनों बाद तो मेरे से मिला है और मिलते ही मैं तेरा इतना बड़ा एहसान ले लूँ? नहीं नहीं, रहने दे, मुझे नहीं चाहिए। अरे भाई, तू परेशान मत हो, तू मेरे बचपन का दोस्त है, तेरे लिए मैं इतना नहीं कर सकता क्या? और हाँ, इसे एहसान समझकर अपने दिल पर बोझ मत डाल। जब तेरा काम चल जाए तब आराम से दे देना। मनोहर जी फिर भी शंका में कहते हैं,
ऐसा करना ठीक होगा क्या? अब सबक सिखाना है तो करना ही होगा। वह दोनों पैसे मिलाते हैं और हर ज़रूरी सामान दुकान में बेचने के लिए ले आते हैं। वह शहर मनोहर जी के गांव के पास ही पड़ जाता था, तो उन्हें रोज़ाना आने में दिक्कत नहीं होती थी। पर जब वह रोज़ाना जाते तो बहू को शक होने लगा। वह एक दिन हेमंत से कहती है कि यह आपके पिता रोज़ाना कहाँ जाते हैं और दोपहर को खाना भी खाने नहीं आते। हेमंत कहता है, जाते होंगे, हमें क्या, तुम्हारे लिए ठीक ही है, तुम्हें उनका एक टाइम का ही खाना बनाना पड़ता है। देखते देखते 2-3 महीने गुजर गए और मनोहर व श्यामलाल जी की दुकान आसमान से बातें करने लगी थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी दुकान को शोरूम में बदल दिया। अब वह वॉशिंग मशीन, पंखे व कूलर भी बेचते थे। अपने घर में जहाँ उनकी ज़रा सी भी इज्जत नहीं थी, वहाँ मार्केट में उनकी अब लाखों की इज्जत थी। एक दिन बहू के सब्र का बांध टूट जाता है और वह मार्केट के लिए तैयार हो रहे बाबूजी से पूछ ही लेती है, ये रोज रोज तैयार होकर कहाँ जाते हो? घर में बताकर जाने का भी तो फर्ज होता है ना। अच्छा बहू, तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी क्या? अरे चिंता विंता कुछ नहीं, आपके लिए जो रोटियां बनाकर रखती हूँ वो तो बिगड़ कर जाती हैं ना, तो मत बना कर रखा करो, मैं बाहर खा लेता हूँ। और रोज़ाना रोज़ाना मुझे जाते हुए टोका मत करो। बाबूजी की यह बात सुनकर जानवी गुस्से में आ गई और मन ही मन ठान लिया, अब तो इन्हें सबक सिखाना होगा। शाम को जब हेमंत घर आता है तो जानवी उसके कान भर देती है, तो वह मनोहर जी के पास जाता है और कहता है, पिताजी आप अपनी बहू से ऐसे बात कैसे कर सकते हैं, और आप यह रोज़ाना जाते कहाँ हैं? तो मनोहर जी कुछ नहीं कहते। हेमंत उनसे ऊंची आवाज़ में बात करता रहता है। तब मनोहर जी के सब्र का बांध टूट जाता है और वह बोले, तुम और तुम्हारी पत्नी हमेशा कूलर कूलर करते रहते हो, चलाती वो है, नाम मेरा लगा देती है। इसलिए मैंने अपने मित्र श्यामलाल के साथ मिलकर बिजली के उपकरण का शोरूम ही खोल दिया और अब लाखों कमाता हूँ। अब तुम्हारे कूलर या पंखे की ज़रूरत नहीं है। यह सब सुनकर हेमंत और जानवी के होश उड़ गए और दोनों को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। जानवी मनोहर जी से माफ़ी मांगने लगी और फिर हेमंत मनोहर जी के पैरों में गिर गया और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने बेटे बहू की आंखों में आंसू देखकर वह उन दोनों को माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को भी यह समझना चाहिए कि आज जिस हालत में मैं हूँ, कल को वही हाल तुम्हारा भी होना है। बुढ़ापा तो सभी का आना है। क्या तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारे बच्चे तुमसे ऐसा बर्ताव करें? नहीं ना। मैं चाहता तो अलग घर में रह सकता था, लेकिन तुम लोग मेरे बच्चे हो। जो सुख अपनों के साथ मिलता है वो अलग नहीं मिलता। बस घर में प्रेम ज़रूर होना चाहिए। मनोहर जी की बातें सुनकर जानवी और हेमंत उनसे दोबारा माफ़ी मांगने लगते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक